अभी तो शुरू हुआ है सफर, अभी तो शुरू हुआ है सफर, पूरा मिशन बाकी है। बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के बाद का टशन बाकी है। अभी तो नापी है हमने और तुमने मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, चैप्टर 1, 2, 3 हमारा लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल और रियल नंबर, वो हमारे होम सेक्शन पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी, उनको देख लें, उसके बाद ही इस चैप्टर को देखें। वैसे ऐसा नहीं है कि उन चैप्टर्स को नहीं देखेंगे तो ये चैप्टर नहीं आएगा, समझ आएगा, लेकिन फिर भी आप उन चैप्टर्स को देख लें। ये स्माइल हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। इस स्माइल के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे। और ये स्माइल वो है मुझसे पढ़ने से पहले और मुझसे पढ़ने के बाद ये वाली स्माइल फेक नहीं है, रियल है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग। इंट्रोडक्शन देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके जीरोस निकालना सीखेंगे। पॉलिनोमियल में भी आपने सीखा था, बट यहाँ पर एक और मेथड सिखाऊंगा मैं कि उनके जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। वेटेज की बात करें तो एक एमसीक्यू आना है बच्चे, और या तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब सर डिग्री 2 होनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं आप लोगों के सामने। देखो, जनरल फॉर्म मतलब समथिंग लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन बोल रहा हूं इसलिए यहाँ पर मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको बताया था एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क बस इक्वल टू का होता है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बच्चे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको ABC आपका क्या है। जैसे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, सभी लोग देखना तसल्ली से। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं लिखता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। यहां पर a क्या है बच्चे? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट 1 है तो 1। b क्या है बच्चे? आप बोलोगे सर -7। और c क्या है? तो बोलोगे सर जी 10। ठीक है। एक और लिखूं जिसमें आप कंपेयर करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से सुनो। 3x स्क्वायर माइनस में 7। तो एक बार बताओ, यहां पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू बोलोगे 3। bx है क्या? नहीं है, तो b की वैल्यू 0। और c क्या है आपका? -7। क्लियर? आगे एक और कर देता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस में √2x। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू √2, c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? ABC आपको कंपेयर करना आना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनो बच्चे, जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं इसके कितने जीरोज होंगे, जीरोज का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे आंसर 0 आ जाए, यानी x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं ताकि आंसर क्या आ जाए? 0। तो आप बोलोगे सर जी 2 वैल्यूज होंगी, क्योंकि डिग्री क्या है 2। इसके भी कितने होंगे? 2 जीरोज होंगे। इसके भी कितने होंगे? 2 जीरोज। वो चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्या है? आप चाहे तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जाके मैंने थोड़ा बहुत बताया, तो वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी मैं बताता हूं, अभी इस चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनो बच्चे कि डिग्री के इक्वल ही नंबर ऑफ जीरोज है। अब सवाल ये उठता है कि इन जीरोज को फाइंड आउट कैसे करें। जैसे मैं मान के चल रहा हूं इसके जो दोनों जीरोज है वो रियल है। रियल मतलब रियल नंबर जो आप निकाल सकते हो, तो उसको निकाला कैसे जाएगा? तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो मेथड्स टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं, मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड करते हैं जीरोज को? तो ध्यान से सुनो बच्चे, दो मेथड्स मेनली चैप्टर में आपको बताने वाला हूं। पहला मेथड है बच्चे फैक्टराइजेशन, या जिसका नाम होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख रखा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में, नहीं सीखा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी फिर से बता दूंगा मैं। अगला मेथड है बच्चे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डी फार्मूला शॉर्ट में लिख देता हूँ, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं या फिर डी फार्मूला बोलते हैं। डी फार्मूला, डी फार्मूला क्या होता है मैं इधर लिख देता हूँ फार्मूला, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको याद होगा, बाकी मैं भी आगे इस फार्मूला पे डिस्कशन करूंगा। जैसे मान लो मुझे अगर वेरिएबल का कोई भी आंसर निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखो सबसे पहले मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रिकैप करवा देता हूं, उसके बाद आपको मैं डी फॉर्मूला बताता हूं, डी फॉर्मूला से कैसे करने हैं क्वेश्चंस। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक काम करता हूं, स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं ताकि एक एम्प्टी स्लाइड चाहिए मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। देखो इधर देखो भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की अगर मैं आपके सामने बात करूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वर्क कैसे करता है। जैसे मान लो एक वही इक्वेशन लिखा जो सबसे पहले मैंने लिखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 10। तो आप करते क्या था बच्चे, पहले कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे, 10 आता था, फिर आप 10 को ऐसे लिखना चाहते हो कि उसका सम 7 हो जाए, 10 के जो फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि 10 को कैसे कैसे लिख सकते हो आप, या तो 1 इंटू 10 या तो 2 इंटू 5। ये देखो 2 और 5 मिलके 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस में 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 5, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 5। इसका मतलब एक फैक्टर हो गया x माइनस 5, एक फैक्टर हो गया x माइनस 2। अगर मैं बोलता हूँ इस इनका प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और इसको रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कहने का मतलब क्या है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब करते हो आप, जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, x की पावर 1 हो और लास्ट में कांस्टेंट नंबर हो। अगर हो सकता है तो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सको, क्योंकि भाई सोचना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मान लो अगर आपको कोई छोटे छोटे नंबर्स दिखते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ भाई मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएंगे। और भी मैंने आपको सिखाया था बच्चे कि मान लो आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है, लेट्स अज्यूम, मान के चलो जैसे ऐसी कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसमें ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और लास्ट में सी है, बी एक्स नहीं है। तो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, इसके जीरोस तो निकालना आसान होता है बहुत ज्यादा। करना क्या है, इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 4 के इक्वल हो जाएगा। जब ये रूट लगेगा तो आपको पता है अंडर रूट प्लस माइनस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे प्लस माइनस 2, एक मिनट, प्लस माइनस 2। इसका मतलब x की या तो एक वैल्यू हो सकती है प्लस 2 या तो माइनस 2। मैंने आपको और एक चीज सिखाई थी पॉलिनोमियल में कि आपके पास देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी वाली टर्म है, इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर और सी है। एक ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है जिसमें ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स हो, यानी दो ही टर्म हो, डिग्री मतलब पावर 2 वाली पावर 1 वाली। तो उसको कैसे करना है, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 6x, इसको कैसे करोगे, तो इसको भी कॉमन लेके आराम से किया जा सकता है। 2x अगर मैं कॉमन लूंगा बच्चे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको पुट करोगे 0 के इक्वल 2x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 3। इसका मतलब इसके दो जीरोस मैंने निकाल दिए, एक 0 0 खुद है और एक 3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहला तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, और बाकी ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर है तो उनको सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया। जैसे एग्जांपल के लिए अगला क्वेश्चन यही वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। छोटे छोटे नंबर्स हैं, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने का ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो बच्चे कैसे करोगे, देखो इधर 3 1 जा 3। अब 3, तो 3 को कैसे लिख सकते हो बच्चे आप, 3 को पहला तरीका तो यही होता है 1 इंटू 3, क्या 3 और 1 मिलके 4 बन जाएगा, बन जाएगा पहला ही नंबर। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स, आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से कॉमन लोगे x तो क्या बचेगा x प्लस 3, और यहाँ से अगर कॉमन लोगे 1 तो क्या बचेगा x प्लस 3। इसका मतलब बच्चे एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3।
इसको 0 के इक्वल पुट करना है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। जो फैक्टर्स में होते हैं ना नंबर्स, उन्हीं को आप अपोजिट साइन के साथ लिख देते हो, और x की वैल्यू क्या आ सकती है -3। देखो कौन सा ऑप्शन है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3, देखो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है बच्चे, ये भी पिछले साल का ही हो सकता है सवाल हो, तो करना है आपने। एक और क्वेश्चन करें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीरोस जो आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और उनके कोफिशिएंट में रिलेशन होता है, ये भी पॉलिनोमियल में आपने पढ़ रखा है। जैसे मान लो बच्चे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, और इसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो पहला रिलेशन होता है, अगर सम ऑफ रूट निकालोगे आप अल्फा प्लस बीटा तो किसके इक्वल आता है -b/a, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो तो किसके इक्वल आता है c/a। मैं इसलिए रिकैप करवा रहा हूं क्योंकि भाई आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो थोड़ा बहुत एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेटिक के ऊपर ही था तो क्वाड्रेटिक जब पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं। जैसे देखो ये वाला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4। आपको चेक करना है कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। एक तो तरीका है बच्चे कि आप ना सबके रूट्स निकालो फिर ऐड करके देखो। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इसका -b/a निकालना है, इस इक्वेशन का -b/a पता है कितना आएगा, -4 + 4 हो जाएगा, तो इसका वो आ रहा है 2। मैं सीधा कर रहा हूँ, इसका अगर देखोगे आप बच्चे, इसका आ रहा है देखो -b/a, माइनस की जगह माइनस, b आपका 4 है, ठीक है, और -1 ये रहा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो। इसका -b/a अगर आप निकालोगे तो भी 4 के इक्वल नहीं आएगा, इसका भी निकाल के देखना। देखो समझ में आया, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर मैं या तो क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता था, ऐसा बताओ ऐसा क्वाड्रेटिक इस पॉलिनोमियल इसमें जिसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो आपको c/a चेक करना था। क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चन पिछले साल का ही होगा मेरे हिसाब से, CBSE का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² -1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक बात बताओ, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में आप a बताना कितना है, a बोलोगे सर 1 है, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू है -1। तो अगर मैं आपसे बोलूँ सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, तो -b की वैल्यू 0, तो ये आंसर तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा c/a, इसका मतलब -1 हो जाएगा। तो ये सवाल भी इजी सा ही था। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, वैसे तो होनी नहीं चाहिए। देखो अगला सवाल है द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले सम निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको लग रहा होगा पॉलिनोमियल क्यों पढ़ने लग गए हम। पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे हम, क्वाड्रेटिक ही पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको बस फर्दर रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें, ताकि ना पीछे से कनेक्टेड रहो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कनेक्शन। जब तक पिछला नहीं करोगे आगे कुछ नहीं होगा। बता देता हूँ मैं, अगर पॉलिनोमियल नहीं आता होगा तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, कैसे ही आएगा। तो इसलिए हमेशा पीछे वाला आना चाहिए। जब तक नंबर नहीं पता होगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो रियल नंबर पढ़ो, रियल नंबर के बाद पॉलिनोमियल पढ़ो, पॉलिनोमियल के बाद लीनियर पढ़ो, लीनियर इक्वेशन के बाद क्वाड्रेटिक, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में जो कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पिछला नहीं आता होगा पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ भी लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो थोड़े बहुत डाउट्स रह जाएंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, अल्फा बीटा ये वो, ठीक है। अलग अलग जैसे देखो होता क्या है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे आपका एक ज्योमेट्री सेक्शन है कि अगर आपको ट्राइंगल, जैसे 9th क्लास है, ट्राइंगल नहीं आता तो आपको क्वाड्रिलेटर नहीं आएगा, क्वाड्रिलेटर नहीं आता तो सर्कल नहीं आएगा। तो ज्योमेट्री एक पूरा अलग पोर्शन है, तो इसलिए आपको आना चाहिए, इसलिए पढ़ो। और भाई वक्त कम है लेकिन भाई मेहनत करनी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी हो लग जाओ बस भाई, मेहनत करो हमारे साथ, हम आपके साथ है। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो मैसेज, हम आपको फटाफट रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो अल्फा प्लस बीटा बताना, इस इक्वेशन कितना होगा -b/a, मैं सीधा लिख दूँ माइनस माइनस प्लस, तो 6/5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, c 21 है, 21/5। रेशियो निकालना था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का, तो
तो ये हो जाएगा भाई 6/5, 21/5, 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है 6/21, काट पीटोगे तो 3 2 6, 2/7 यानी 2:7। बहुत सारे बच्चे 7:2 करके आएंगे, ये गलती हो जाती है, तो इसलिए देखो मैंने देखा, ठीक है, तो ये आंसर यही रहेगा 2/7, 2:7। आपको ये देखना है, ऊपर देखो, ऊपर लिखा था सम और उसके बाद प्रोडक्ट, तो सम ऊपर रहेगा, प्रोडक्ट नीचे रहेगा। क्लियर है? अब आता है हमारा इस चैप्टर का टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, कि जैसे देखो मैंने क्या बोला, हर इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर सको, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, शायद मुश्किल है। मुश्किल का मतलब मेहनत लगेगी, बहुत दिमाग लगेगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक फार्मूला बना डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, वो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला रूट्स को निकाल के दे सकता है आपको, अगर उसके एग्जिस्ट करते रियल रूट्स। अगर इमेजिनरी रूट्स है तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपके पास, जैसे देखो x² - 5x + 6, ठीक, ये वाला है चीज, ठीक है। इसका अगर मुझे रूट निकालना है तो एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको दिखा देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे अगर बच्चे, तो एक ध्यान से सुनो, एक आएगा x - 2 और एक आएगा x - 3, और यानी x की वैल्यू या तो पॉजिटिव का 2 आ रही है या तो पॉजिटिव का 3 आ रही है। आपने इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसके रूट्स इससे नहीं निकालने थे, मुझे एक फॉर्मूला से निकालने थे कि क्या क्या जीरोस की वैल्यूज है, तो इसका एक फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac / 2a। वैल्यूज रखनी है बस आपने, x की वैल्यू, b की वैल्यू है बच्चे माइनस का माइनस, b की जगह आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यूज रख लो। यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है, तो जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं पुट कर दूंगा। तो b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस √b² मतलब -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बच्चे 1, c की वैल्यू है 6 / 2 × 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनो, सॉल्व करता हूँ। x = -5 प्लस माइनस √5² 25, 25 - 24 1 हो जाएगा, चेक कर लेना इसे, / 2। इसका मतलब x की यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है, 1 का रूट 1 ही होता है। एक वैल्यू आ रही है -5 + 1 / 2 एक सेकेंड, एक वैल्यू आ रही है -5 + 1, एक मिनट भाई मैंने गलती यहाँ पर देखो एक चीज़ करी है, +5 आएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही मैं सोचा था गलत क्या किया है। सुनो, तो एक वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आ रहा है 5 + 1 3, 5 + 1 / 2, और x की एक वैल्यू आ रही है +5 - 1, क्योंकि एक बार प्लस का लिया एक बार माइनस का लिया, / 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। चेक कर लो, x की वही दो वैल्यूज आई हैं 2 और 3। आसान था, बस एक बार फॉर्मूला याद करना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है बच्चों, वो ट्विस्ट सुनो ध्यान से। यहाँ पर ना रूट में एक नंबर आ रहा है, रूट में नंबर आ रहा है। अगर मैं बोलूँ बच्चे आप एक नंबर सोचो, मैथमेटिक्स में एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है, अगर बोलूँ कोई भी नंबर सोचो, 3 ही पॉसिबिलिटी, या तो नंबर पॉजिटिव होगा, या तो नंबर नेगेटिव होगा, या तो नंबर 0 होगा, राइट, यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला जो नंबर आ रहा है रूट में, या तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 0 से कम होगा, नेगेटिव नंबर होगा। मैंने रियल नंबर्स वाले चैप्टर में आपको बताया था, देखोगे अगर आप, तो मैंने बताया था कि रूट में अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो नंबर इमेजिनरी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है, इमेजिनरी है, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा रियल नंबर्स में, वो ये क्वांटिटी डिसाइड करती है रूट वाली, और इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यानी डिस्क्रिमिनेंट वो क्वांटिटी है जो ये बताएगी कि आपका रूट रियल है या फिर रियल नहीं है। अगर लेट्स अज्यूम रियल नहीं है तो अभी नहीं सॉल्व करना, आपने छोड़ देना, आपने बोला भाई रूट रियल नहीं है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। इस क्लास में 10th क्लास में आपको बस रियल रूट्स डिस्कस करने, कौन से रूट्स, रियल रूट्स डिस्कस करने, क्लियर है। तो मैं इसके बारे में पढ़ाने जाता हूं आपको, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स।
मैंने बोला ना वो जो अंदर नंबर लिखा हुआ है वो बताता है रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ आपके सामने, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप बोलोगे देखो इसका कोई पंगा नहीं है, पंगा बस इस रूट के अंदर वाले नंबर का है, क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो भाई काम खराब हो जाएगा, क्योंकि रूट -16 क्या होता है। वैसे तो मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि आयोटा समथिंग अज्यूम करते हो आप क्वांटिटी, बट अभी मान लो आपको पता ही नहीं है, तो आपने बोला ये जो d है इसको हम d से डिनोट करते हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको किसके बारे में बताएगा? ये आपको बताएगा बच्चे रूट रियल है कि इमेजिनरी है, रियल है कि नॉट रियल है। पहला केस मैं लेट्स अज्यूम करता हूं d की वैल्यू, ध्यान से सुनो, d की वैल्यू नेगेटिव है, d की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो आप बोलोगे नेगेटिव मतलब समथिंग लाइक दिस, देखो इधर ध्यान से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा अपॉन में 2a, नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है। आप बोलोगे इसको सॉल्व करना सर थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि यार रूट में नेगेटिव नंबर आपको अभी पता नहीं है, अगले साल आपको पता चलेगा, अगले साल आप सॉल्व करोगे इसे। तो मैंने बोला क्या d अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप बोलोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी अगर कहीं भी आपको चेक करने को बोला जाएगा नेचर ऑफ रूट रियल है कि इमेजिनरी है, आप सिंपल क्या करोगे d की वैल्यू निकालोगे, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो बोल दो नो रियल रूट एग्जिस्ट, वहीं पर उसको आप छोड़ दोगे। नेक्स्ट मैं मान के चलता हूं, मैंने बोला नेगेटिव हो सकता है, या ये d की वैल्यू केस नंबर 2, ये जो d है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, फिर पॉजिटिव हो सकता है। ध्यान से सुनो बच्चे, अगर d 0 है तो यहां पर x की वैल्यू क्या आने वाली, इधर लिख देता हूं मैं। अब बोलोगे x की वैल्यू आएगी सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 0 अपॉन में 2a। एक चीज सुनो ध्यान से, अभी मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही मिल रहा है, क्योंकि रूट 0 तो 0 होता है, एक ही रूट मिल रहा है माइनस बी अपॉन 2a। तो आप बोलोगे सर इसके 2 रूट्स हैं और दोनों सेम है, यानी रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आप बोलोगे एक ही रूट आ रहा है, तो आप मान के चलते हो वो एक रूट है ना, वही सेम रूट रिपीट कर रहा है। क्लियर है? केस नंबर तीसरा बच्चे, केस नंबर 3 हो सकता है आपके सामने, इसको करते हैं। केस नंबर 3, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, वो पॉजिटिव नंबर चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, लेकिन कोई एक नंबर होगा, तो एक रूट आएगा माइनस बी प्लस वाला और एक रूट आएगा माइनस बी माइनस वाला। तो यहां पर बोलोगे रियल तो है रूट्स, रियल के साथ साथ एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब 2 डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन कर दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आई थी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 मतलब ग्रेटर देन 0, इसलिए देखो 2 अलग अलग रूट्स मिले, एक 3 एक 2, इसका मतलब आप इसमें 3 पुट करो चाहे 2 पुट करो आंसर 0 आएगा। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता तो एक ही वैल्यू मिलती है x की, आप मान के चलते वही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स है, रियल रूट्स नहीं है। d की वैल्यू अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल है, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है बच्चे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज अभी बता दूंगा, थोड़ा एक बादल बनाऊंगा इंपॉर्टेंट वाला। उससे पहले देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और आपको नेचर ऑफ रूट पे कमेंट करना है, डी निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर a की वैल्यू है 4, b बताना क्या है, b है ही नहीं, bx तो 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या है -5। तो एक काम करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू है -5। तो इस सॉल्व करने पे 20 आ रहा है, और 20 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 20 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसके रूट्स रियल भी हैं,
रियल के साथ साथ क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, खत्म। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चे, ध्यान से सुनो। उससे पहले ये देखो, ये वाला ग्राफ देखो। अगर आपका ए लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है ए एक्स स्क्वायर, ए वाला जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर वाली स्माइल बनेगी, अगर ए नेगेटिव है तो नीचे वाली स्माइल बनेगी। इसको हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था। अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये वाला देखो, अगर आप दिख रहे हैं, ये 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 2 रूट्स आएंगे और दोनों देखो अलग अलग है। यहां भी डी की वैल्यू तो 0 से बड़ी ही होगी क्योंकि 2 बार कट कर रहा है, भले ही नीचे वाला पैराबोला है। इस वाले केस में देखो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो देखो एक्स एक्सिस को एक ही बार ही टच करेगा, एक ही बार टच करेगा, मतलब आप मान लेते हो कि दोनों बार वही है। यहाँ पर देखो बच्चे, एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, एक्स मतलब रियल एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस तो हैं लेकिन वो रियल नंबर्स नहीं है, दे आर इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? तो अब सिंपल सा देख लो, ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ, अगर ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ। अब एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, एक बार टच कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, अगर एक बार भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। क्लियर है? ध्यान से सुनो। तो यही हमारी बात आ जाती है कि इफ़ यू वांट दिस स्माइल, मतलब आज की जनरेशन के लिए तो ये वाली स्माइल भी फेक होती है, बट मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर स्माइल चाहिए तो बी पॉजिटिव, मतलब ए को हमेशा पॉजिटिव रखो अपने, ठीक है। और अगर आप जैसे ही नेगेटिव हुए आपकी सैडनेस आ जाएगी, ए अगर नेगेटिव है तो, इसलिए पॉजिटिव रहना है, ठीक है, अच्छे से अप्रोच करनी है। उससे पहले देखो ये रहा, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये वाला लिखा हुआ है बच्चे, ये इक्वेशन लिखी हुई है 9x², ये मैं यहाँ पर कट करके ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 9x² लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है द नेचर ऑफ रूट्स इज नो रियल टू इक्वल टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मोर देन 2 रियल रूट्स। पहले डी निकालते हैं, बात खत्म। अगर डी मैं निकालूं तो डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, लिख लिया करो आप, सबसे बढ़िया तो यही रहता है। a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू -2 है। वैल्यू पुट करो, b की जगह क्या आएगा, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू -2। क्लियर है? -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 4 36, 2 72 प्लस हो जाएगा। तो ये आ रहा है बच्चे 108 जो भी है ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रियल भी रूट्स है और दोनों अलग अलग है। तो नो रियल रूट्स गलत, 2 इक्वल रूट्स नहीं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग, 2 रियल रूट्स है और दोनों अलग अलग है, ठीक। इसमें भी देखो नेचर, ये एमसीक्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको रूट्स का नेचर चेक करना है, रियल है। जैसे देखो पिछले साल का ही क्वेश्चन है, x² + x + 1 हैज़ व्हाट रूट्स, ठीक है। रियल, इक्वल, इरेशनल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल। तो अभी मैं इरेशनल वाला भी कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ आपको, उससे पहले चेक करते हैं इसको हम लोग। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d निकालो। d क्या होता है, b² - 4ac अपॉन में, अरे b² - 4ac तो होता है बस। b क्या है, 1² 4 1 1। देखो भाई -3 आया है जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नॉट रियल। एक आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो मज़ा आएगा आपको देख के। वो कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि जैसे मान लो अगर रूट्स रैशनल कब होंगे और इरेशनल कब होंगे। आपको पता है रूट में परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रैशनल नंबर होता है, और रूट में अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इरेशनल रूट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, 3x² प्लस में 5x प्लस में, लेट्स अज्यूम मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा,
4 5 20, हाँ ठीक है। तो अब मान लो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ मैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू ए की वैल्यू तो 3 है, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 1 है, तो सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 12 हो जाएगा 13। अब ध्यान से सुनो बच्चे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, रियल रूट्स है उसमें कोई फर्क नहीं है, बस ऐसी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मतलब पेपर में नहीं आएगी बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो भी है इस इक्वेशन के रूट्स वो रियल तो होंगे बट क्या होंगे बच्चे, इर्रेशनल होंगे, क्योंकि रूट में देखो, रूट में क्या जाएगा, रूट में 13 आ जाएगा। और एक और चीज बताऊं, हमेशा एक इंपॉर्टेंट नोट वाला बादल बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए, मजा आएगा। बादल कैसे बनेगा उसी से बना लेता हूं। ये देखो, सुनो इधर, जो इर्रेशनल रूट्स होते हैं ना वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। किसमें एग्जिस्ट करते हैं, इर्रेशनल या फिर इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ना बच्चे, जिसका रूट अगर एक रूट है 1 प्लस रूट 3, इर्रेशनल नंबर है, रूट है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा ना बीटा क्या होगा बच्चे, तो बीटा हमेशा क्या होगा 1 माइनस रूट 3। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो 11th क्लास में आप वापस से पढ़ोगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका रूट इर्रेशनल है या फिर इमेजिनरी है, इमेजिनरी में आयोटा समथिंग आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इमेजिनरी भी लिख देता हूँ, इर्रेशनल या फिर इमेजिनरी रूट्स। बस एक काम की बात है जो आपको बताई है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए ये था, मान लो दूसरा अल्फा की वैल्यू मान लो 1 प्लस 2 आयोटा है, ठीक। तो दूसरा रूट पता है क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा, बस साइन चेंज हो जाता है। इर्रेशनल रूट अगर मैं बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका पहला रूट है 2 प्लस रूट 2, तो दूसरा होगा 2 माइनस रूट 2। कन्फर्म। इसलिए ये चीज़ थी। मैं कहना क्या चाहता था कि आप ना ये भी बता सकते हो रियल नंबर में रूट रैशनल है कि इर्रेशनल। इर्रेशनल कब आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल भी होंगे। बाकी एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम आगे करेंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबके रूट्स रियल होंगे और रियल के साथ रैशनल भी होंगे, यानी रूट में परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट ये देखो मैंने बादल वाला एक कॉन्सेप्ट बताया। जैसे एक मान लो, एक और बता देता हूँ, जैसे मान लो एक रूट है 1 प्लस रूट 5/2, तो दूसरा रूट क्या होगा 1 माइनस रूट 5/2, ठीक। अल्फा ये है तो बीटा वो है, ठीक है। तो बस ऐसी था नॉलेज पर्पस के लिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल जीरोज। एक बार चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या असर्शन सही है। तो डी निकालना, सीधा मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर माइनस 4 3 और 4a, a 1 है 3 है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 3 12, तो इसका आंसर आ रहा है -3, जो कि लेस देन 0 है। तो असर्शन तो साफ साफ गलत हो गया। अगर असर्शन गलत है तो ऑब्वियस सी बात है रीजन को सही होना पड़ेगा। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज, दो से ज़्यादा थोड़ी हो सकते हैं। तो रीजन ऑब्वियस बात है सही है, तो ऑप्शन नंबर शायद डी होता है, डी है। क्या असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक आता है, अगला टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें ना केपी कोई वेरिएबल निकालना होता है गिवन कंडीशन पे, और वो गिवन कंडीशन 90% होती है रियल जीरोस पे, कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाता है, बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट इक्वेशन हैव रियल जीरोस, रियल एंड इक्वल जीरोस, ठीक है। अगर रियल जीरोस होंगे तो 0 या 0 से बड़ा होगा, बट रियल एंड इक्वल बोल देते 90% केसेस में, तो डी को 0 के इक्वल रखना होता है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी यार ये भी आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, एक बार मैं इसको हटा ही दूँ, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब डी 0 के इक्वल होना चाहिए, तो पहले a और b c लिख देता हूँ। a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है -k, c की वैल्यू है k। तो आपको पता है d कंडीशन के अकॉर्डिंग d की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखना है। स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो इसलिए आपको भी करना है। इधर देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह आएगा आपका -k स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका, ए है आपका
ए क्या है 2 है, सी क्या है के, तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर -8 के। मैंने अभी आपको बताया था इस तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें देखो एक्स स्क्वायर होता है और बी एक्स होता है, तो उसको कैसे करते हो, के को कॉमन लोगे तो के -8 इज इक्वल टू 0, तो इसको रखोगे तो के की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या तो के की वैल्यू क्या आ सकती है 8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 0,8। ठीक है, एक बार देख लेना इस चीज़ को। इसको मैंने 0 के इक्वल रखा है, पता है ना क्यों, क्योंकि भाई d 0 के इक्वल दे रखा था रियल और इक्वल रूट्स। द वैल्यू फॉर k फिर फॉर विच द इक्वेशन 4x² + kx + 9 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल मतलब d 0 करना है, तो मैं a b c लिख देता हूँ। a की वैल्यू है बच्चे 4, b की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 9, तो मैं सीधा लिख देता हूँ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह क्या आएगा k² -4, a है 4, c है 9, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, सीधा बोल देता हूँ इज इक्वल टू 0। एक मिनट, मैंने कुछ तो गलत किया है शायद, नहीं 4 4 16 16 9, ठीक है k² 9 4 36 4 4 16 16 9 कितना होता है 144 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ रही है √144, प्लस माइनस आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो इसका आंसर आ गया +-12। ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 4 हैज रैशनल रूट्स। रैशनल रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका तो जो भी आपका डिस्क्रिमिनेंट है d की वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से सुनो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब b² - 4ac हमें कैलकुलेट करना और देखना है किस k की वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 0 आ जाए, 1 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, यही, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है k² माइनस 4ac, 4 की जगह 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -4 इज इक्वल टू 0, k² प्लस में 32। एक बात बताओ आप लोग साफ साफ, मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये 32 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे 32 के आगे अगर मैं कितना ऐड करूं ताकि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, आप बोलोगे 4, क्योंकि 36 होता है। बताओ k की वैल्यू क्या पुट करूं, अब बोलोगे k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 32 36 हो जाएगा, -2 भी पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, आपने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो देखा k की क्या वैल्यू पुट करूं ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और परफेक्ट स्क्वायर आगे वाला ही देखना था आपने, 32 के आगे 36 होता है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू या तो हो सकती है बच्चे +2 या तो k की वैल्यू हो सकती है -2। ऐसा नहीं है कि k की और वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, करेंगी भाई। जैसे 36 के बाद क्या पता कोई एक और परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करे जिसके लिए k की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करे, बट यहाँ पर लीस्ट बोला था आपको, तो लीस्ट तो 2 ही है, क्योंकि 36 अगर बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे +-2। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मजा आया, ठीक है। आगे देखो करते हैं, द क्वाड्रेटिक हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। हमें किसके टर्म में इक्वल निकालना है, हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसे उधर भेजोगे तो -4ac इज इक्वल टू -b², माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या आ रही है b² अपॉन में 4c, सॉरी 4a, क्योंकि c निकाल रहे थे ना, तो b² अपॉन 4a, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज ट्रू। आपको एक होमवर्क करना है, अब की बार आपको देखना है कौन सा रिलेशन सही है, वही b² - 4ac, फिर चेक कर लेना कौन कौन सा सही है, ठीक है। वैसे सही कौन सा है आपका होमवर्क है। अगला करते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16, देन द वैल्यू ऑफ c। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 16 दे रखी है बच्चे, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 16, ठीक। b की जगह क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा बच्चे आपका -2²,
माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है c इज इक्वल टू 16। सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 12c इज इक्वल टू 16। ये उधर जाएगा तो कितना हो रहा है बच्चे, माइनस 12c इज इक्वल टू 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, c इज इक्वल टू माइनस 12/12 जो कि हो जाएगा माइनस का 1। तो c की वैल्यू आ गई बच्चे -1। ठीक है भाई, अगला सवाल करते हैं। देखो दर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, k की वैल्यू निकालनी है। 5 मार्क्स का सवाल है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो एक काम करता हूँ, मैं a लिखता हूँ सबसे पहले। a की वैल्यू है बच्चे k+1, b की वैल्यू है बच्चे आपके सामने -6k+1 और आपकी c की वैल्यू है 3k+9। तसल्ली से देखो यार, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल करना है आपने। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, b² - 4ac अपॉन b² - 4ac को 0 के इक्वल करना है। तो b² क्या हो जाएगा, -6k+1 इस पूरे का होल स्क्वायर -4 a की जगह k+1, c की जगह 3k+9, इसको 0 के इक्वल रखना है। तसल्ली से देखना भाई कैलकुलेशन। एक तरीका तो है आप इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करो तो हेक्टिक होगा। एक काम करता हूं, पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखा हुआ है 36, फिर क्या लिखा हुआ है k+1 का होल स्क्वायर -4 k+1 3k+9 इज इक्वल टू 0। एक बात सुनो, दोनों में k+1 कॉमन है। यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार k+1 लिखा हुआ है। तो k+1 को एक काम करो, कॉमन निकाल लो। k+1 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 36 k+1, 36 k+1, बीच में माइनस का साइन 4, k+1 तो कॉमन निकाल लिया था तो ये बचेगा 3, मैं एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3k प्लस में 27। सॉल्व कर लेता हूँ एक बार इसको। यहां से तो क्लियर हो चुका है कि k की वैल्यू तो एक तो -1 आएगी ही आएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बचा, k+1 ब्रैकेट में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36k प्लस 36 माइनस 4 3 12k माइनस 108 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते एक तो बचा k+1, इसको सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा बच्चे 36 माइनस 12 के कितना होता है 24k और कितना होगा 36 माइनस का 72 इसका मतलब k की वैल्यू अगर इससे सॉल्व करोगे तो -1 आ रही है, इससे सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ रही है बच्चे 24k माइनस 72, k की वैल्यू 3 आ रही है। तो k की वैल्यू या तो 1 है या तो -1 है या तो 3 है। तो ठीक है, कैलकुलेशन थी, इस वजह से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये देखो ये वाला भी रिपीटेड ही है शायद। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स आपको खुद से करना है। इस इक्वेशन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये ऐसी आएगी px² माइनस 2p + 6। ठीक है, ये है आपकी एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर a p है, b की वैल्यू -2 है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर -2px आएगा ना, तो b की वैल्यू -2p है और c की वैल्यू c है। तो आप d को 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेना। अब आता है हमारा भाई बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हमारे पास आता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। एज वाला कॉन्सेप्ट मैंने लीनियर इक्वेशन में बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्रेजेंट एज हमारी x है, तो फ्यूचर एज मान लो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 5। अगर मैं 3 साल पहले बोलूंगा तो x - 3। तो जैसे सवाल दे रखा है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 ईयर्स हेंस। तो पहले प्रेजेंट एज सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ना सवाल इजी सा हो। देखो इधर सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है बच्चे कि अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो ऐड करेंगे, पास्ट की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखो
प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ ना, आपको मैं दो वेरिएबल में करवाऊंगा और दो वेरिएबल से ना मैं सिंगल वेरिएबल में लास्ट में इक्वेशन कन्वर्ट करवा दूंगा, ज़्यादा इजी पड़ता है। जैसे देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर x ले लिया मैंने और प्रेजेंट एज ऑफ सन y ले लो। फिर सुनो, दो वेरिएबल में मैं लिखवा रहा हूँ सवाल, अल्टीमेटली वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना कैसे। देखो इधर आपको बोल रखा है इधर साफ साफ, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब जो मैन की एज है, जो फादर की एज है, x इज इक्वल टू वो ट्वाइस है उसके बेटे के स्क्वायर के, ठीक। x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कहीं भी जरूरत पड़ेगी इसको पुट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आपको देखो दे रखा है 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन द 3 times एज ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसका मतलब आपको साफ साफ दे रखा है कि 8 ईयर हेंस मतलब इसके भी एज में x प्लस 8 हो जाएगा और बच्चे की भी एज में y प्लस 8 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या दे रखा है 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब इस बच्चे का 3 टाइम करना है और साथ में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 24 प्लस 4। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस, मैं सीधा एक काम करूँ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू अगर पुट करोगे तो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। x की वैल्यू पुट करोगे तो आ रहा है 2y स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि देखो x की वैल्यू 2y स्क्वायर थी फ्रॉम वन इक्वेशन नंबर 1, इज इक्वल टू 3y प्लस 28। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 3y क्योंकि इधर आएगा, ट्रांसफर कर दिया मैंने, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चे माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक। इस इक्वेशन को थोड़ा एक काम करता हूँ मैं, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो कितना आता है। आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करो। जैसे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ये आपकी क्या है बच्चे, पर्सनल चॉइस है। क्लियर है। जैसे मुझे 3 बनाना है तो अगर मैं एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा तो क्या बोलोगे इसे, या तो 1 इंटू 20 लिख सकते हो, या तो 2 इंटू 10 लिख सकते हो, या तो 3 इंटू, आप 3 से नहीं कर सकते आप, एक मिनट, या तो आप 4 इंटू 5 लिख सकते हो, है ना। सॉरी एक मिनट, 20 क्यों करना था मैं, हमें तो यहाँ पर 40 लेके आना था ना, 22 ज़ा 40। तो 40 को लिखने का तरीका क्या है, या तो 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, या तो 3 से जाएगा नहीं, 4 इंटू 10, या तो 5 इंटू 8। साफ साफ दिख रहा है 8 और 5 मिलके 3 बन जाएगा। तो मैं 5 और 8 का पेयर ले रहा हूँ, देखो कैसे होगा, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करता हूँ, 2y अगर यहाँ से कॉमन लोगे बच्चे तो क्या आएगा, y माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो y माइनस 4। अब यहाँ से सॉल्व करो तो एक क्या बन गया आपका, 2y प्लस 5 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर y माइनस 4। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ रही है बच्चे -5/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 4। अब ध्यान से सुनो, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, therefore y is equal to 4, therefore son's age is 4। समझ में आया क्यों, क्योंकि भाई एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव ईयर्स हो ही नहीं सकते, लॉजिकल चल रहा है। और फादर की एज अगर कोई पूछेगा तो फादर की एज कितनी हो जाएगी बताओ, फादर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x इज इक्वल टू 2, बच्चे की कितनी निकाल लीजिए 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चे 32 ईयर्स। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सवाल करवाऊंगा उसमें 2 वेरिएबल लेट करवा के करवाऊंगा तो आसान पड़ता है सॉल्व करना, फिर फाइनली आप लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हो वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी। अगला सवाल, इफ निधि वर 7 years यंगर देन व्हाट शी एक्चुअली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर्स वुड बी 1 more than 5 times हर एक्चुअल एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। देखो सबसे पहले मैं उसकी एक्चुअल एज लेट कर लेता हूं, सॉल्यूशन।
निधि की जो एक्चुअल एज है वो मैं लेट कर लेता हूँ x। इसमें दो इंसानों की बात नहीं हो रही तो एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला, इफ निधि वर 7 years यंगर देन व्हाट शी इज एक्चुअली इज। तो 7 years यंगर का मतलब क्या है, 7 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं सीधा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर निधि 7 years यंगर होती मतलब x - 7 होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 1 more than 5 times हर एक्चुअल एज। देखो तो क्या लिखा हुआ है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज इज would be 1 more than 5 times her actual age। यही होगा। देखो क्या बोला है, इफ निधि वर 7 years यंगर तो x - 7, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी इसका स्क्वायर अगर करोगे तो 1 more than 5 times हर एक्चुअल एज। तो एक ज्यादा किससे, 5 times देन हर एक्चुअल एज। सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x 2ab प्लस में 49 इज इक्वल टू 1 + 5x। सॉल्व करते हैं इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस में 48। अब सुनो मेरी बात, आप चाहो तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, चाहो तो इसे क्या करो, आप फैक्टराइज करो। ठीक है, देखो कैसे। मिडिल टर्म स्प्लिट एक बार करके देखते हैं। 48 को कैसे कैसे लिख सकते हो आप, 1 × 48 जो कि नहीं होगा, 2 × 24 नहीं होगा, 3 × 16, ये देखो 16 और 3 19 हो जाएगा, तो 3 और 16 का पेयर ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला इसलिए यूज़ नहीं कर रहा मैं क्योंकि यार इन क्वेश्चंस में मिडिल में स्प्लिटिंग भी आसानी पड़ रहा है। बाकी आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो मैं काम करो 3 और 16 का पेयर ले लेता हूँ। देखो उधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 माइनस 3x माइनस 16। ठीक है, तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करोगे तो x - 3, x की वैल्यू तो 3 आ रही है, या तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 16 आ रही है। अब सवाल ये है निधि कितने साल की है, 3 साल की है, 16 साल की। अब सवाल देखो भाई, अगर निधि 16 साल की है तो 7 कम करोगे तो निधि की एज क्या होगी, बोलोगे सर निधि की एज होगी 9 साल, जो कि पॉसिबल है 7 years यंगर्स। बट अगर x की वैल्यू 3 ले लेते हो कि मान लो निधि 3 साल की है, तो 7 साल पहले कितने साल की होगी, तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, चूज पता है लॉजिकली करते हो आप, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में ना लाइक जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है, मैथ्स को नहीं फर्क पड़ता, वो तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि भाई x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते क्योंकि 7 साल पहले अगर आप जाओगे तो नेगेटिव होगा एज, जो कि नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 इट द करेक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो भाई अगली प्रॉब्लम आती है स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो ये है कि डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस। ठीक, जैसे देखो दो वेरिएबल लूंगा, एक स्पीड का एक टाइम का, फिर टाइम को हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, सवाल देखो दे रखा है आपको, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, had the speed have been 15 km or more it would have taken 30 minutes less for the journey, find the original speed। तो ध्यान से सुनो बच्चे, आपको बोला हुआ है कि मान लो आपके पास एक ट्रेन है, उसकी स्पीड x है किलोमीटर पर आवर, वो मान लो जर्नी के टाइम पे 90 किलोमीटर की जर्नी के लिए t टाइम लेती है। तो पहला तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। ठीक, उसके बाद इन्होंने देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर आप स्पीड को 15 किलोमीटर आवर मोर कर देते हो तो बच्चे टाइम 30 मिनट्स कम हो जाता है। आर में करने के लिए आपको पता है 1/2 आर। एक सवाल बताओ बच्चे, स्पीड टाइम, स्पीड बढ़ाई टाइम कम हुआ, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है। डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर जी डिस्टेंस की वैल्यू तो 90 ही है, 90 के इक्वल है। एक बार सॉल्व करते हैं इसको हम, x को t से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, xt,
x को इससे करोगे तो माइनस का 1/2x, इससे करोगे तो 15t, और इसको इससे करोगे तो -15/2 इज इक्वल टू 90। एक बात बताऊँ, 90 और xt को मैं कट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखोगे वो ये है कि हमारी इक्वेशन तो बन चुकी है, इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। माइनस का 1/2x प्लस में 15t माइनस में 15/2 इज इक्वल टू 0। t नहीं चाहिए तो t की वैल्यू यहां से निकालो तो क्या आ रहा है? t की वैल्यू आ रही है 90/x। रखते हैं, देखो इधर, अगर 90/x रखोगे आप लोग, ध्यान से सुनो इधर, तो देखो सॉल्व करता हूं। माइनस का 1/2x प्लस में 15 इंटू 90/x, ठीक, माइनस का 15/2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करता हूं, देखो इधर, अगर आप सॉल्व करोगे इसे, यहां पर 2x का एलसीएम ले लो, तो 2x का अगर एलसीएम लोगे आप तो यहां पर बन जाएगा बच्चे माइनस का x²। 15 और 90 कितना होता है? 15 9 1350, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे आएगा 2700। यहां पर करोगे तो माइनस का 15x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर बनेगा x² प्लस का 15x माइनस का 2700 अपॉन में 2x तो है ही है हमारा, इज इक्वल टू 0। इसको फाइनल अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगी इक्वेशन x² प्लस 15x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 60 और 90, 60 और 90 आनी चाहिए, नहीं 60 और 90 या फिर 60 75, एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेना। आगे हम करते हैं, ये x क्यों मिट गया यहाँ से, सुनो तो देख लो मैंने क्या किया था। फिर से स्पीड को x लिया, टाइम को t, ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी स्टार्टिंग में ही बन जाती है xt इज इक्वल टू 90। फिर उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था वो चीज आपने यहां पर की है। अगला एक और सवाल देखते हैं। इफ अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100, द टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो सिंपल है, आप क्या करोगे? बोलोगे एक काम करो सर, स्पीड को x लो, टाइम को t लो, टाइम को क्या ले लो? t ले लो, कि ओरिजिनल टाइम जो फ्लाइट को लग रहा था वो t टाइम लग रहा था। सबसे पहले लिख लो इस चीज को जो आपको यूज होने वाली है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 2800, ये तो आएगा ही आएगा इक्वेशन 1। और टाइम की वैल्यू भी यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी 2800/x, जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी मैं पुट कर दूंगा। ठीक, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। देखो अब आपको क्या बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग को बोल रखा था बच्चे कि अगर स्पीड को आप कितना कम करते हो, 100 से कम करते हो, 100 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना कम होगा? सॉरी, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कितना बढ़ेगा? 30 मिनट्स यानी 1/2 आवर। डिस्टेंस तो वही है आपका 2800। सॉल्व करता हूँ, xt इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2x माइनस का 100t, इससे करोगे तो हो जाएगा 100 माइनस 100 यानी माइनस का 50 इज इक्वल टू 2800। सही लोग तसल्ली से देखो, 2800 और 28xt कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है। अब कुछ नहीं करना आपने, बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो इधर, हाफ की जगह हाफ x माइनस 100, t की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने? 2800 अपॉन x, फिर माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 2x का एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो 2x का अगर एलसीएम लोगे बच्चे तो यहां पर तो कितना हो जाएगा? x², ये होगा भाई 28 2 56, और भाई इतने सारे जीरोज आ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, 2 भी नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 100x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, इक्वेशन ही आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 100x माइनस में 56,000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। भाई इसी इक्वेशन को सॉल्व करना और इसको सॉल्व किससे करना भाई, डी फॉर्मूला से, और आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। अगला कुछ सवाल करते हैं स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड। ये देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी, व्हाट वाज द फर्स्ट एवरेज स्पीड। अब ध्यान से सुनो बच्चे, आपको दे रखा है यहाँ पर, पहले तो मैं स्पीड को एक्स लेट कर लेता हूँ, ठीक। आपको बोल रखा है भाई कि पहली जर्नी में टाइम जितना भी लगा, पहली जर्नी का जो टाइम था वो मैं t1 ले लेता हूँ, ये फर्स्ट जर्नी का टाइम था, ठीक। सेकेंड जर्नी का टाइम मान लो t2 था, वो 63 किलोमीटर वाला। आपको ये चीज साफ साफ दे रखी है बच्चे कि अगर आप दोनों टाइम को ऐड करते हो, t1 प्लस t2, दोनों टाइम को अगर आप ऐड करते हो बच्चे, तो दोनों टाइम का 3 hours आता है। टाइम 1 कैसे निकलेगा बोलोगे, टाइम 1 निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उस टाइम पे डिस्टेंस था बच्चे 54, स्पीड कितना था x। सेकेंड टाइम बोलोगे सर डिस्टेंस 63 था लेकिन स्पीड बढ़ा ली थी कितनी, मोर देन द फर्स्ट स्पीड, 6 किलोमीटर बढ़ा ली थी, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा देख लो ध्यान से, एलसीएम लोगे आप x और x प्लस 6 का, यहां पर क्या होगा x प्लस 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 से, बीच में प्लस का साइन 63x इज इक्वल टू 3। चलो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसे। तो भाई ये सब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 54x, 6 4 24, 2 आ रहा है 324 प्लस में 63x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर फाइनली जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो बच्चे तो हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस 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 18x, ठीक है। इधर मैं पहले इसको लिख देता हूँ, ये वाला 54 63 कितना होता है 6 5 11 117x प्लस 324 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर, ठीक है, इस सारी चीज़ों को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 99x प्लस माइनस का 324। इसी इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है भाई, इसको आपको सॉल्व करना है घर पे, डी फॉर्मूला। अगला सवाल देखो लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km or more, then it would have taken 1 hour less than for the same journey. Find the speed of the train. देखो बच्चे, आप तो चाहो तो एक इसको स्पीड और टाइम से कर लो। जैसे देखो आपको क्या बोल रखा है, स्पीड को मैं x ले रहा हूं, ओरिजिनल जो टाइम था आपका, ओरिजिनल टाइम जो आपका था उसको मैंने क्या ले रखा है बच्चे, उसको मैं t ले लेता हूं। आपको बोल रखा है स्टार्टिंग में कि अगर डिस्टेंस टाइम करोगे तो 360 किलोमीटर जाना है, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, 360 अपॉन x आ रही है, ठीक। सॉल्व करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये चीज़ दे रखी है कि अगर आप स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हो, यानी स्पीड में 5 ऐड करते हो, तो जो टाइम है वो कितना कम हो जाता है, 1 hour लेस। डिस्टेंस तो आपको 360 ही जाना है, सिंपली सॉल्व कर दो। एक्स टी माइनस एक्स प्लस 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 360 से 360 कैंसिल,
माइनस का x प्लस 5, t की वैल्यू कितनी है बच्चे, t की वैल्यू निकाली थी 360 अपॉन एक्स, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे अगर आप x का बच्चे, x का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 0 0, 5 6 30, 15, 1800 आ रही है, और माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। मैंने x को उधर मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ, ठीक है। सॉल्व करेंगे इधर, अगर इसे हम माइनस साइन कॉमन लेके तो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है ये भी। A train travels at a certain average speed, one distance of 130 km per hour, then travels a distance of 140 km per hour more than the initial speed. If takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed? ठीक है, तो आपको वही t1 प्लस t2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल टू 4 आवर्स। टाइम 1 कैसे निकलेगा, 132 अपॉन एक्स, और टाइम 2 कैसे निकलेगा बच्चे, 140 अपॉन में x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार ये भी बहुत ज़्यादा, मैं स्टार कर देता हूँ इसे। ये भाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ध्यान से सुनो बच्चे, जैसे मान लो मेरे पास एक बोट है, ठीक, और ये यहाँ पर पानी है। मान लो पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पानी की स्पीड होगी कुछ ना कुछ, और जो मेरी बोट है उस बोट को भी मैं इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं पानी और बोट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसे बोलते हो डाउनस्ट्रीम, बिल्कुल उसी के फ्लो में जाना। और अगर पानी की डायरेक्शन अलग है, पानी की डायरेक्शन अलग है और आपकी डायरेक्शन अलग है, तो बोलते हैं उसे अपस्ट्रीम। उसमें स्पीड आपकी कम हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोट की स्पीड को मैं x ले लेता हूँ, पानी की स्पीड को y ले लेता हूँ, तो डाउनस्ट्रीम वाले केस में बच्चे दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएंगी, स्पीड ऐड हो जाएंगी, और अपस्ट्रीम में क्या होंगी, दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो सवाल नॉर्मल सा है, मोटर बोट हुज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो इसका मतलब देखो, सॉल्यूशन करता हूं मैं। बोट की स्पीड देखो आपको दे रखी है, बोट स्पीड आपको दे रखा है बच्चे कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पानी का स्पीड आपको लेना पड़ेगा, वाटर स्पीड ले लो, करंट स्पीड ले लो, व्हाटएवर। तो मैं वाटर की स्पीड ले रहा हूं x। अब देखो सबसे पहले आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड पता होनी चाहिए। अपस्ट्रीम वाली 18 माइनस एक्स होगी, डाउनस्ट्रीम वाली कितनी होगी, डाउनस्ट्रीम वाली होगी 18 प्लस एक्स। अब ध्यान से सुनो, आपको बोल रखा है मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अब देखो आपको बोल रखा है साफ साफ, यहाँ पर देखो इधर साफ साफ बोल रखा है कि अगर आप अपस्ट्रीम में जाने का ट्राई करते हो तो डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लगता है। मैं मान के चल रहा हूं पूरी जर्नी के दौरान जो करंट वाटर की स्पीड थी वो सेम रही। अपस्ट्रीम वाला टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपका कितना है 24, अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड लगती है बच्चे, अपस्ट्रीम वाली स्पीड आप लिख लेना, अपस्ट्रीम वाली स्पीड कितनी होगी 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम वाली क्या होगी 18 प्लस एक्स प्लस में 1, यही होगा। इसको हटा देता हूं, सॉल्व करता हूं। देखो इधर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 18 प्लस 24x मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 24 इंटू 18, ठीक है, प्लस का 24x। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हुआ है बस आपका। देखो ध्यान से,
सुनो 24 24 48x सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारा उधर लेके जाओगे आप तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 48x माइनस का 324। आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको मैं इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद से करना है, ठीक है। आगे देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो ध्यान से, फिर से वही जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है 9, वाटर की स्पीड में ले लेता हूं x, वाटर की स्पीड में कितनी ले लेता हूं x। आपको बोल रखा है अपस्ट्रीम वाला टाइम, ठीक, मैं t1 t2 से दिखा देता हूं। t1 क्या है अपस्ट्रीम वाला टाइम, t2 है डाउनस्ट्रीम वाला टाइम। इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना आता है 3 घंटे। वैल्यूज रख देता हूं। एक बात बताओ टाइम 1 कैसे निकलेगा, अपस्ट्रीम वाला टाइम कैसे निकलेगा, अपस्ट्रीम वाला टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपस्ट्रीम का और स्पीड अपस्ट्रीम की। एक बात बताओ, अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस कितना बोलोगे सर 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी होगी अगेंस्ट में जब आप जा रहे हो अपस्ट्रीम में, तो हो जाएगी बोलोगे 9 माइनस एक्स प्लस डाउनस्ट्रीम 12/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वाटर टैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जैसे मान लो आपके पास घर में एक टंकी है, उस टंकी में बड़ी टोटी से अगर आप पानी भरते हो लार्जर टैप से तो 4 घंटे में भर जाता है, ठीक। और अगर छोटी टोटी से भरते हो तो 10 घंटे लगते हैं। अगर दोनों को साथ में चला दो तो कितने घंटे लगेंगे। एक बच्चे से मैंने पूछा था, वो कहता सर जी 14 आवर्स लगेंगे। 10 और 4 नहीं ना, कम लगेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना लगेगा उसी को हम निकालना सीखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अपस्ट्रीम वाला और ये वाटर टैप वाला। सवाल देखो क्या है, 2 pipes together can fill a tank in 15/8 hours. The pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter to fill the tank separately. देखो करने का स्टेप समझ लो, कैसे करना है आपने। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं मान लेता हूं द लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस, तो इसका मतलब जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप का अगर मैं टाइम लेता हूं तो लेट से वो x घंटे लेती है, ठीक। तो बताना लार्जर डायमीटर वाली कितनी लेगी, 2 घंटे कम लेगी, ठीक है। आपको बोल रखा है दोनों टैप को अगर साथ में चलाओगे तो इतने घंटे में आपका पानी भर मतलब इतने घंटे में टंकी भर जाएगी। याद रखना हमेशा ना, आपको 1 घंटे का डाटा निकालना है। जैसे अगर मैं बोलूँ 10 घंटे में जो टंकी है वो भर जाती है एक टैप से, बताओ 1 घंटे में कितना फिल करेगी, बोलोगे 1/10। तो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड 1 आवर डाटा। तो कहने का मतलब क्या है, आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे बच्चे क्या, 1 घंटे में वाली टैप कितना भरेगी, बोलोगे 1/x पार्ट भर देगी, टंकी का कितना भर देगी 1/x पार्ट भर देगी, ठीक है। ये वाला कितना भरेगी, बोलोगे 1/x - 2 पार्ट। अगर 5 घंटे में मतलब लाइक 10 घंटे में भर रही है तो 1/10 पार्ट। ये वाला 1/8 पार्ट भरेगी। दोनों साथ में मिलकर कितना भरेगी, ये पूरी टंकी 15/8 आवर्स में भर जाती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी 15/8। हमेशा क्या करना है, 1 घंटे का डाटा निकालो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/x - 2 इज इक्वल टू 8/15। सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा। देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे तो कितना आएगा, ये x - 2 इधर आएगा तो x - 2 प्लस x इज इक्वल टू 8/15। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 30x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² और यहाँ पर हो जाएगा -2x माइनस का 16x। एक साथ कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 8x²। मैं सारी चीज़ उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ,
माइनस का 16 और 30 कितना होगा 46x प्लस का 30। यहाँ से मैं काम करता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 23x प्लस में 15। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करना है, इसी x को आपको सॉल्व करना है, इसी x को फैक्टराइज करना है। जैसे अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ इसे 15 4 जा 60 20 इंटू 3 बन जाएगा। तो इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस में 15 सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 4x कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा x माइनस 5, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा -3 तो x माइनस 5, तो एक हो गया 4x माइनस 3 x माइनस 5। देयरफॉर x की या तो वैल्यू 5 घंटे आ सकती है या तो x की वैल्यू आ सकती है 3/4 आवर्स। फिर से वही सवाल है कौन सा एक्सेप्ट करना है। एक बात सुनो, अगर x की वैल्यू 5 घंटे यानी बड़ी जो छोटी वाली टोटी है वो 5 घंटे देती है तो बड़ी वाली टोटी 3 घंटे लेगी, करेक्ट है, चल जाएगा। बट अगर आप x की वैल्यू ये वाली लोगे ना 3/4 आवर्स का मतलब क्या है, 3/4 मतलब 1 घंटे से भी कम, तो बताओ 1 घंटे से कम अगर छोटी वाली टोटी ले रही है तो बड़ी वाली टोटी नेगेटिव टाइम थोड़ी लेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला नेग्लेक्ट मार दोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला इसमें तो सही है 5 घंटे 3 घंटे, बट इसमें बड़ी वाली टोटी का टाइम नेगेटिव आ रहा है। यहाँ क्या लिखोगे, सिंस फॉर x इज इक्वल टू 3/4 लार्जर टैप टाइम इज नेगेटिव दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट इट, और हमें x इज इक्वल टू 5 आवर्स लिख देना है। ठीक है, अगला सवाल देखो, 2 water taps together can fill tank in 75/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Find the time, separate time for each tap. सिंपल, कुछ नहीं करना, आपने स्मॉलर टैप का ले लो। स्मॉलर टैप का टाइम कितना हो जाएगा x आवर्स, लार्जर टैप का टाइम कितना हो जाएगा, लार्जर टैप का टाइम हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स। अब मैंने क्या बोला, हमेशा आप 1 घंटे का डाटा निकालो। 1 घंटे का मतलब ये वाला जो टैप है 1/x भरेगी 1 घंटे में, ये कितना भरेगी 1/x माइनस 10। अब पूरी टंकी दोनों मिलके 75/8 आवर्स में भर देती, तो 1 घंटे में इतना ही पार्ट भरेगी ना 75/8। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करोगे हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? अगला सवाल ये वाला भी है, देखो यहां भी फिर से वही हमारा स्मॉलर टैप, x लार्जर टैप x माइनस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करोगे आप तो 3 3 39 40 40/3, तो इसको अगर सॉल्व करोगे हो जाएगा 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/40। चीज़ याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाटर टैप प्रॉब्लम, हमेशा 1 घंटे का डाटा एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अगला सवाल देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे करना है, जैसे मान लो आपके पास बच्चे एक ट्राइंगल दे रखा होता है, ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल में भी आ सकता है क्योंकि वहाँ पर भी पता है ना 2 ट्राइंगल्स बनते हैं 90 डिग्री वाले। सुनो, आपको दे रखा है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को अगर मैं x लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड द अदर 2 साइड्स। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सॉल्यूशन अगर मैं करूं सबसे पहले आपने ऐसे लिख देना है, लेट बेस इज इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू x माइनस 7। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, बेस स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर, सॉरी यहां पर लिख देता हूं, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सॉल्व कर दो, वैल्यूज पुट करना है बस, बेस कितना था x
x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया 169। सॉल्व करोगे अगर इसे आप तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 उधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का 120। 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। एक चीज़ देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो सिंपल सी बात याद रखना, x की वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए बता देता हूँ। x की वैल्यू आएगी आपकी, अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे, ध्यान से सुनो, तो x की वैल्यू 12 और 5, x की वैल्यू 12 आनी चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। अब एक बार देख लेना, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चे, 12, क्योंकि यहाँ पर 12 और 5 का पेयर बन जाएगा, 12 और 5 का पेयर बन जाएगा। मैं एक बार कर भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60, इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव 12 आ रही है, नेगेटिव 5, तो नेगेटिव को इग्नोर कर दोगे तो x की वैल्यू 12 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। आगे देखो, नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी अच्छा ये भी, ठीक है। इफ इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36। मान लो बच्चे आपके पास कोई नंबर है जिसकी ना डिजिट्स x और y है, तो पहला आपको दे रखा है बच्चे, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, टेंस प्लेस वाली को मैं x ले लेता हूँ, टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है उसको मैं x लेता हूँ, और जो वंस प्लेस वाली डिजिट है उसको मैं y ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको दे रखा है द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस। इसका मतलब आपकी जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट पे y, ये क्या है, x माइनस 5 है, इक्वेशन 1। उसके बाद आपको प्रोडक्ट दे रखा है x और y का, वो किसके इक्वल दे रखा है, 36 के इक्वल। कुछ नहीं करो, y की वैल्यू पुट कर दो सीधा, x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 36। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, क्या है बताना। अगर हम इसे करेंगे सॉल्व तो 12 3 4 9, 4 और 9 का पेयर बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक। कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9, यहाँ पर अगर माइनस 4 कॉमन लोगे, सॉरी प्लस 4 कॉमन ले लो तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है तो प्लस 9, या तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 4। अगर x की वैल्यू मैं 9 लेता हूँ, ध्यान से सुनो, तो y कितना हो जाएगा, 5, y 5 होगा, नहीं y 4 होगा, सॉरी, क्योंकि 5 लेस था ना, तो y की वैल्यू होगी 4। समझ में आया क्या, सिंपल सी बात थी, क्योंकि देखो 9 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस, और दोनों का प्रोडक्ट भी कितना है, 36 है। अगर आप माइनस 4 लोगे बच्चे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 9, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको नंबर बोला था, वैसे पॉजिटिव नंबर नहीं बोला था ना, पॉजिटिव नंबर नहीं बोला था, तो नंबर आपका माइनस 49 भी हो सकता है और 94 या 49 भी हो सकता है, ठीक है। 94 ही होगा, क्यों, बात सुनो, क्योंकि आपको टेंस पे x दे रखा था, y पे 4 दे रखा था, तो नंबर क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, तो आपके पास 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स में लेट कर लेता हूँ x और y, तो इनका सम दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, उसके बाद दे रखा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। इसका मतलब आपको दे रखा है 1/x 1/y इज इक्वल टू 3/10। आप किसी को भी सॉल्व कर लो, यहाँ से ना आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 1, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/15 माइनस वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और नंबर वाले में दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेड रहती हैं, वाटर टैप में नहीं एक्सेप्टेड थी,
अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में देखोगे नेगेटिव एक्सेप्टेड नहीं है, एज में नेगेटिव एक्सेप्टेड नहीं है, बट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में दोनों जो वैल्यूज आ रही है वो दोनों एक्सेप्टेबल है, जब तक आपको पॉजिटिव वगैरह या कुछ कंडीशन ना दी जाए, ठीक है। अगला सवाल देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। सेम वे ये भी वही सवाल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क। A natural number when increased by 12 equals 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करता हूं और मैं नेचुरल नंबर को x ले लेता हूं। जो हमारा नेचुरल नंबर है इसको मैं x ले लेता हूं। आपको दे रखा है जब इस नेचुरल नंबर को आप इंक्रीज करते हो 12 से, ठीक है, तो ये 160 टाइम्स होता है किसके, अपने रेसिप्रोकल के। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 160 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व, देखना आंसर क्या आ रहा है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, एनसीईआरटी का सवाल है, तो आप लेट करो, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन, पॉजिटिव निकालना मतलब पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट करेंगे हम। नंबर को मैं x लूंगा तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 1। आपको साफ साफ दे रखा है बच्चे कि इसका स्क्वायर और इस नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ रहा है, 365 के। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू 365। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364, क्योंकि इधर लेके आओगे तो +1 से माइनस 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x 2 कॉमन लेते तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182, ठीक है। सॉल्व कर लेना और इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग, इतने तो होशियार हो ही। कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आखिरी चंद सवाल। A shopkeeper buys a number of books for rupees 1800. If he had bought 15 more books for the same amount, then each book would have cost him 20 rupees less. Find how many books he bought initially. अब देखो आपको क्या बोल रखा है इन्होंने, सॉल्व करता हूं मैं दो वेरिएबल लेता हूं, मैं लेट करता हूं बच्चे, जो नंबर ऑफ बुक्स हैं जो उसने खरीदी थी वो x, और जो रुपीज़ मतलब प्राइस जो दिया था उस बंदे ने, वो प्राइस उसने वाई रुपीज़ दिया था एक बुक का। तो स्टार्टिंग का तो आपको पता है, इनटू करोगे अगर नंबर ऑफ बुक्स और प्राइस को, तो किसके इक्वल आ रहा है, 1800 के इक्वल आ रहा है, ठीक। यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ बुक्स निकालने इसलिए प्राइस y की वैल्यू हो जाएगी 1800 अपॉन x। जब भी जरूरत पड़ेगी हम पुट कर देंगे। ये सेम चीज़ हम कहाँ कर रहे थे, स्पीड डिस्टेंस टाइम में कर रहे थे। एक बात सुनो, इन्होंने बोला अगर उसने 15 ज़्यादा बुक्स खरीदी होती सेम अमाउंट पे, यानी अगर उसने 15 बुक्स ज्यादा खरीदी, 15 बुक्स मतलब x प्लस 15, ठीक है, तो उसे ना उसे कितने रुपए कम पड़ते, 20 रुपीज लेस पड़ते, यानी प्राइस उससे कितना होता, y माइनस 20। अमाउंट सेम ही है, अमाउंट कितना है बच्चे, 1800 ही है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, इसको तो साइड करते हैं। सुनो, ये हो जाएगा बच्चे एक्स वाई, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 20x प्लस का 15y माइनस का 300 इज इक्वल टू 1800। 1800 से 1800 कैंसिल, माइनस का 20x, y नहीं चाहिए, y की वैल्यू रख दो 1800 अपॉन x, माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे बच्चे तो इक्वेशन बनेगी माइनस 20x स्क्वायर प्लस में 1800 माइनस का 300x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उस चीज़ को भी। देखो ध्यान से, क्या आ गया ये देख, सुनो,
-20 कॉमन ले लो, -20 अगर कॉमन लोगे बच्चे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर -20 को पहले इसको आगे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 प्लस का 15x और यहाँ से एक 0 जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है आपने सॉल्व करना है। देखो x की क्या वैल्यू आती है, ठीक है, एक बार देख लेना। अगला देखो भाई, अगला सवाल करते हैं कि हैड अजिता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, लेट करते हैं हम उसके एक्चुअल मार्क्स। एक्चुअल मार्क्स को आप एक्स लेट कर लो। उन्होंने बोला अगर उसके 10 मार्क्स ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 9 टाइम्स करने पर इसका आपको एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर मिल रहा है। सॉल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन को करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो -9x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते भाई, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो माइनस b की जगह -9 प्लस -b स्क्वायर हो जाएगा बच्चे -9 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह -90 अपॉन में 2a। सॉल्व करते हैं, -9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 प्लस 9 4 ज़ा 360 कितना हो रहा भाई 9 4 ज़ा 36 यानी 360 अपॉन में 2। ये हो रहा बच्चे -9 प्लस माइनस, ये करोगे अगर आप सॉल्व बच्चे तो 441 आ रहा है अपॉन में 2। चेक करते हैं 441 किसका स्क्वायर है, कैलकुलेटर कहाँ पर है, 441 होगा 21 का स्क्वायर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 21 का स्क्वायर है। इसका मतलब बच्चे आपका जो आंसर आ रहा है, x की दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू आ रही है -9 प्लस माइनस 441 निकाल लिया 21/2, तो एक आंसर आएगा -9 माइनस 21 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाएगा बच्चे माइनस का 15, और एक आंसर आएगा -9 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 जो कि हो जाएगा 6 मार्क्स। अब एक चीज़ सुनो, कभी भी मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब उस लड़की के मार्क्स कितने 6 नंबर है 30 में से। गंदा स्कोर है वैसे, कोई बात नहीं। अगला करते हैं, ये तो सेम ही सवाल। देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप विथ हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। पूछा गया तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करो, देखो नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोल रखा है सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ, ध्यान से सुनो, तो सॉल्यूशन अगर मैं आपके सामने करूंगा तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ को अगर मैं L ले लेता हूं, ब्रेथ को B ले लेता हूं, तो मतलब जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ठीक। L इज इक्वल टू 2B। एरिया दे रखा है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। L की वैल्यू रखोगे यहां पर तो क्या आ जाएगा 2B इंटू B इज इक्वल टू 800। सॉल्व करते हैं, ये कितना आ रहा है बच्चे 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 800, B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये तो साफ साफ है, इजी है, तो इसका मतलब है पॉसिबल। B की वैल्यू आ जाएगी बच्चे ±20, इसका मतलब B की वैल्यू है 20 और लेंथ की वैल्यू है 40 मीटर। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप इक्वेशन बनाओ। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि तो साफ साफ सॉल्व हो रहा था तो सॉल्व कर दिया, बट मान लो कोई अगर इक्वेशन बनती तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता, चेक करता 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है। अगला सवाल करते हैं, लास्ट सवाल है आज की क्लास का। लेक्चर लंबा था लेकिन पढ़ते रहना ऐसे ही, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। आर्टिकल्स को मैं x मान लेता हूँ। It was observed on a particular day that the cost of a production in rupees was 3 more than twice the number of articles produced
on that day if the total cost of the production on the day was 90, total cost was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. सबसे पहले ध्यान से सुनो बच्चे, सॉल्यूशन अगर मैं करता हूं तो नंबर ऑफ आर्टिकल ओरिजिनल को मैं x ले लेता हूं और मैं कॉस्ट को ले लेता हूं y, कॉस्ट को y. उसके बाद देखो क्या दे रखा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ particular day that the cost of a production of each particle was 3 more than twice the number of articles produced on that day. इसका मतलब एक बात सुनो बच्चे, आपको बोल रखा है कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट है वो कितनी थी, इट वॉज 3 more than twice the number of articles produced, यानी 3 ज्यादा थी twice the आर्टिकल से. इक्वेशन 1 देखो क्या बोल रखा है, एक किसी दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो कॉस्ट है ये 3 ज्यादा है जितने पार्टिकल प्रोड्यूस हुए. 10 अगर आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो 23 रुपीज थी एंड सो ऑन. अब एक बात बताओ मुझे, एक चीज साफ साफ बताओ कि टोटल मनी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू जितना प्राइस है उसका. तो आपको पता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 90, टोटल कॉस्ट तो ऐसे निकलेगी. अब आपको देखो y की वैल्यू दे रखी है तो मैं सीधा लिख देता हूं इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90. सॉल्व करते होते हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0. सॉल्व इट. तो अगर आपको ध्यान से सुनो बच्चे, दो चीजें अगर दे रखे ना क्वेश्चन में, हमेशा 2 वेरिएबल लेट करो और उसको लास्ट में फिर ना सब्स्टिट्यूट कर दो एक वेरिएबल को. ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म. और भाई पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इन फिजिक्स.